नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल सोनी एक बार फिर से संभवी आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम साइंस की एक सीरीज को चला रहे हैं जिसमें बायो के तहत हम इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। हमने बहुत सारे टॉपिक के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, जैसे पाचन से संबंधित, कोशिका से संबंधित, ब्लड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से संबंधित, रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित और इसी तरह से बहुत से टॉपिक्स को सॉल्व करते हुए आज हम स्केलेटन सिस्टम के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं। और इसके पार्ट ए में हमने बहुत से प्रश्नों को हल किया था, काफी कॉन्सेप्ट्स को हमने समझने की कोशिश की थी। आज हम इसके पार्ट बी को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हल करने वाले हैं। दोस्तों, ये पूरे के पूरे क्वेश्चंस जो हैं हमने फोकस किए हैं एमपीपीएससी, एमपीएसआई, कांस्टेबल और आरआरबी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए। हमारा ये उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न जो है काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे, इनकी मदद से काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की इस सीरीज को और बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न हमारा स्केलेटन सिस्टम का, कंकाल तंत्र का पहला प्रश्न है कि स्वर यंत्र के ऊपर स्थित यू आकार की हड्डी का नाम क्या है। देखिए, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आखिरकार ये यू आकार की हड्डी जो है इसका नाम क्या होता है। देखिए, ये जो बोन है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। फॉरेंसिक साइंस में भी इसका काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहता है। फॉरेंसिक साइंस में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है ये जो ऑप्शन ए लिखा हुआ है जिसे हम कहते हैं हायोइड बोन, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। और ये जो नीचे लिखे हुए हैं थायराइड, या तो हम जिसे कहते हैं जाइगोमेटिक आर्च, ये इसके सही आंसर नहीं है। क्लाविकल भी इसका सही आंसर नहीं है। हायोइड बोन जो होती है वो हमारे गले के पास के हिस्से में, लैरिंक्स के ऊपर के हिस्से में पाई जाती है। देखिए, यहाँ पर प्रश्न में भी लिखा हुआ है स्वर यंत्र लैरिंक्स के ऊपर स्थित यू आकार की हड्डी, इसे कहते हैं हायोइड बोन। अब देखिए, इससे हम एक इमेज की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। ये जो पूरा टॉपिक है दोस्तों, हमने इससे इमेज की मदद से समझने की कोशिश की है। मैक्सिमम हमारा प्रयास ये है कि मैक्सिमम चीज़ों की इमेज आपको दिखाई जा सके, ताकि ये आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम इमेजिनेशन में मदद करे, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए सरलता पैदा करे। ये जो आपको इमेज दिखाई दे रही है, ये देखिए ज़रा, ये यहाँ पर गले के हिस्से में जो ये बोन दिखाई दे रही है इसे ही कहते हैं हम हायोइड बोन। ये जो आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ये जो हिस्सा है इसे हम कहते हैं हायोइड बोन। ये हिस्सा बीच का जो दिखाई दे रहा है, अब इसकी सबसे खास बात ये होती है कि ये जो है पूरी तरह से स्वतंत्र लटकी हुई होती है, मतलब किसी दूसरी बोन से कनेक्टेड नहीं होती है। तो हम ये सोचें कि यदि किसी और बोन से कनेक्टेड होगी, तो ऐसा नहीं है। ये स्वतंत्र रूप से, एक तरीके से देखा जाए फ्री, बिल्कुल लटकी हुई बोन होती है, किसी दूसरी बोन से कनेक्टेड नहीं है। इसका शेप कैसा दिखाई देता है, तो देखिए, ये आपको दो इमेजेस दिखाई दे रही हैं। ये इसका एक शेप है और ये इसका दूसरा शेप सामने से दिखाई दे रहा है कि ये किस तरह की दिखाई देगी। ये देखिए, ये एक यू आकार का बनाती है, यू आकार बनाती है, इसलिए इसे यू आकार की बोन भी कहा जाता है। और इसे हम एक और इमेज की मदद से देख लेते हैं। ये एक और इमेज जो आपको दिखाई दे रही है, ये इसकी एक दूसरी इमेज है। देखिए, यहाँ पर स्पष्ट तौर पर यू आकार दिखाई दे रहा है। ये स्पष्ट तौर पर यू आकार आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो हमने ये देखा कि आखिरकार गले के किस हिस्से में दिखाई देगी। तो गले के हिस्से को देखते हुए हमने देखा, ये देखिए, ये एक व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं और इनका ये जो हिस्सा है लैरिंग्स के ऊपर का हिस्सा, देखिए ये लैरिंग्स दिखाई दे रहा है, ये है लैरिंग्स। और लैरिंग्स के ऊपर के हिस्से में स्वतंत्र रूप से लटकी हुई ये जो बोन है, इसे हम कहेंगे हायोइड बोन। किस शेप की दिखाई देगी, तो ये भी हमने देख लिया, ये यू शेप की दिखाई देती है। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि ये यू शेप की दिखाई देने वाली बोन का नाम है हायोइड बोन। ठीक है, अब इसमें एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि ये फॉरेंसिक साइंस में, ये फॉरेंसिक साइंस जो होता है उसमें काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। फॉरेंसिक साइंस में बहुत महत्वपूर्ण होगी। ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी मृत्यु गला दबाने से हुई हो, और उस संबंध में फॉरेंसिक साइंस में काफी महत्वपूर्ण होगी, पता लगाने के लिए कि क्या किसी व्यक्ति की मृत्यु गला दबाने से हुई है। ऐसी कंडीशन में चांसेस होते हैं कि ये जो हायोइड बोन है ये टूट सकता है। तो इसमें फॉरेंसिक साइंस में ये काफी ज्यादा मदद मिलती है किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण पता लगाने के लिए, कि यदि गला दबा करके किसी व्यक्ति को मारा गया है, तो फॉरेंसिक साइंस में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। थायराइड अलग चीज है, ठीक है।
जाइगोमेटिक आर्च जो है ये चेहरे की बोन से संबंधित है, और क्लेविकल जो है इसे हम हंसली की हड्डी भी कहते हैं, और इसके बारे में अभी आगे हम पढ़ेंगे, इसकी इमेज को भी देखेंगे कि आखिरकार ये किस तरह से दिखाई देती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, पसलियां किससे जुड़ी होती हैं? मतलब जो हमारी रिब्स होती हैं वो किससे जुड़ी हुई होती हैं? क्या वो स्कैपुला से जुड़ी हुई होती हैं? बिल्कुल नहीं, स्कैपुला इसका आंसर नहीं है। क्या वो स्टर्नम से जुड़ी होती हैं? ये इसका बिल्कुल सही आंसर है, और क्लेविकल भी इसका आंसर नहीं है। ये जो ऑप्शन बी आपको दिखाई दे रहा है स्टर्नम, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। और स्टर्नम के बारे में यदि देखा जाए, देखिए स्टर्नम जो होता है ये बिल्कुल बीच की हड्डी होती है। ये जो बिल्कुल बीच की रिब्स की हड्डी दिखाई दे रही है इसे हम कहते हैं स्टर्नम। इसे ब्रेस्ट बोन भी कहा जाता है। और हम यदि इसे इमेज की मदद से समझने की कोशिश करें तो देखिए ये स्टर्नम जो है कुछ इस तरह का दिखाई देगा। ये जो आपको बीच का हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये जो बीच का हिस्सा दिखाई दे रहा है इसे हम कहेंगे स्टर्नम। और आप ध्यान से देखिए कि सारी की सारी जो रिब्स हैं, मतलब इसमें जो 7 नंबर तक की रिब्स होती हैं वो सीधे आकर के स्टर्नम से जुड़ती हैं। ये सीधे तौर पर आकर के स्टर्नम से जुड़ती हैं। और उसके बाद में 8वें नंबर, 9वें नंबर और 10वें नंबर की जो रिब्स होती है वो सीधे डायरेक्ट तौर पर स्टर्नम से ना जुड़ करके इनडायरेक्ट तौर पर जुड़ती है, दूसरी हड्डियों से वो जुड़ जाती हैं। तो हमने कल की क्लास में भी देखा था कि ये जो 7 रिब्स होती हैं इन्हें हम कहते हैं ट्रू रिब्स। ये थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, इनको कहते हैं ट्रू रिब्स। नीचे की ये जो रिब्स होती हैं 8वें नंबर, 9वें नंबर और 10वें नंबर की जो रिब्स होती हैं उसे हमने कहा था फॉल्स रिब्स। और ये नीचे की तरफ में ये 2 रिब्स जो दिखाई दे रही हैं ये किसी भी तरह से, इनका दूसरा सिरा कहीं पर भी जुड़ा हुआ नहीं होता है बल्कि स्वतंत्र रूप से लटका हुआ होता है, और इसलिए हम इनको फ्लोटिंग रिब्स के नाम से जानते हैं। इसलिए हम इनको फ्लोटिंग रिब्स भी कहते हैं। ये जो आपको हड्डियां दिखाई दे रही हैं ये थोड़ा सा रिवीजन है। देखिए तो यहां पर 1 से लेकर के 7 नंबर तक की रिब्स को हमने कहा ट्रू रिब्स। 8वें, 9वें और 10वें नंबर की, 8 से लेकर के 10 नंबर तक की रिब्स को कहा हमने फॉल्स रिब्स। और 11 और 12 नंबर की जो रिब्स थी उसे हमने कहा फ्लोटिंग रिब्स या तो तैरती हुई रिब्स। ये एक क्वेश्चन के माध्यम से हमने पुराना भी रिवीजन कर लिया है। अब हम आते हैं वापस क्वेश्चन की तरफ। तो ये जो बीच का हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है इसे ही हम कहेंगे स्टर्नम। इसे ही हम कहते हैं स्टर्नम। क्या कोई और इमेज है हमारे पास में? मैक्सिमम इमेज दिखाने का प्रयास है आपको, ताकि बहुत ही आसानी से सारी चीजें जो हैं वो याद हो जाएं। ये देखिए ये एक और कंकाल तंत्र का, स्केलेटन का इमेज आपको दिखाई दे रहा है। और ये देखिए ये बीच में जो बोन दिखाई दे रही है ये यहाँ पर लिखा हुआ है स्टर्नम। हो सकता है आपको बहुत छोटा दिखाई दे क्योंकि बहुत ही यहाँ पर इस इमेज में छोटा दिखाई दे रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्पष्ट रूप से दिखेगा। ये बीच का हिस्सा जो है इसे कहते हैं स्टर्नम। देखिए सारी जो ये जो 7 नंबर तक की रिब्स हैं ये इससे जुड़ी हुई है। बाकी की इनडायरेक्ट तौर पर 10वें नंबर तक की रिब्स जो हैं जिनको हम फॉल्स रिब्स कहते हैं, ऊपर की हड्डियों से जुड़ी हुई है। ये पीछे की तरफ पे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, 2 रिब्स जो हैं वो स्वतंत्र रूप से लटकी हुई हैं। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि ये जो पसलियां होती हैं वो किससे जुड़ी हुई होती हैं। तो पसलियों के बारे में हमने देखा कि ये स्टर्नम नाम की जो रिब्स होती हैं उससे जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है। अब यदि बात की जाए स्कैपुला के बारे में और क्लैविकल के बारे में तो आखिरकार ये कौन सी बोन्स हैं? ये देखिए आप जरा यहाँ पर, ये जो बोन आपको पीछे की तरफ पर दिखाई देती है, कंधे के पीछे के हिस्से पर जो बोन दिखाई देती है इसको कहते हैं स्कैपुला। और ये जो ऊपर की तरफ ये जो आपको दिखाई दे रही है, कॉलर के ऊपर जो कॉलर बोन दिखाई दे रही है इसको हम कहते हैं क्लैविकल बोन। ये इनसे संबंधित नहीं है, रिब्स से संबंधित नहीं है, अपेंडिकुलर स्केलेटन का भाग है, जबकि रिब्स जो होता है वो एक्सियल स्केलेटन से संबंधित होते हैं। और ये किसके भाग हैं? ये अपेंडिकुलर स्केलेटन के भाग हैं, इससे संबंधित नहीं है। प्रश्न में आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न में आगे बढ़ेंगे, ये जो इसका आंसर है स्टर्नम, ये बिल्कुल इसका सही आंसर है। आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है हमारा, पहले ग्रीवा कशेरुका को क्या कहा जाता है? देखिए पहला ग्रीवा कशेरुका जो होता है, पहले ग्रीवा कशेरुका का मतलब है कि जो एट्लस होता है, मतलब जो C1 बोन कहलाई जाती है स्पाइनल कॉर्ड में, उसे क्या कहा जाएगा? देखिए ये मैंने आपको बता दिया, प्रश्न पढ़ते समय ही बता दिया आपको। ये देखिए पहले ग्रीवा कशेरुका को, एक मिनट जरा, ये जो पहला ग्रीवा कशेरुका है, पहला ग्रीवा कशेरुका का मतलब है फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा, इसे क्या कहा जाएगा?
हमने ये देखा था कि हमारी जो कशेरुका होती है, रीढ़ की हड्डी में जो वर्टिब्रेट्स पाए जाते हैं, उनकी संख्या होती है 33। जो वयस्क हो जाते हैं उनमें इनकी संख्या होती है 26। और इसमें भी यदि हम ये देखें कि सर्वाइकल शुरू की जो बोन होती, शुरू की जो वर्टिब्रा होती हैं, 1 से लेकर के 7 तक, उन्हें हम कहते हैं सर्वाइकल। फिर आती हैं थोरेसिक, थोरेसिक होती हैं 12। फिर आती है लंबर, लंबर की संख्या होती है 5। फिर आती है सेक्रल, तो सेक्रल की संख्या भी होती है 5। और उसके बाद में आती है कॉक्सिजियल, इनकी संख्या होती है लगभग 4। अब ये देखिए यहां पर कि ये जो है, ये अब आप टोटल करेंगे तो ये आएगा 33। ये थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा रहा हूं पिछली क्लास का। ये टोटल आप करोगे तो आएगा 33। अब ये जो 5 बोन हैं, ये वयस्कों में आपस में मिलकर के एक बोन में कन्वर्ट हो जाती है। ये जो 4 जो क्या बोलते हैं वर्टिब्रा दिखाई दे रहे हैं, ये वयस्कों में कन्वर्ट होकर के एक में बन जाते हैं, और इसीलिए इनमें वयस्कों में पाए जाते हैं 26। अब प्रश्न में ये पूछा गया है कि ये जो ऊपर की सर्वाइकल है, उसमें जो सबसे ऊपर वाली होती है, पहले ग्रीवा कशेरुका को क्या कहा जाता है? पहला ग्रीवा कशेरुका मतलब ये किन के बारे में बात कर रहे हैं? ये C1 के बारे में पूछ रहे हैं कि C1 को क्या कहा जाता है। तो C1 को पिछली क्लास में ही हमने देखा था कि C1 को कहा जाता है एटलस। लगे हाथ C2 को भी देख लेते हैं। C2 को क्या कहा जाता है? तो C2 को कहा जाता है एक्सिस। और इनके बीच में, C1 और C2 के बीच में जो जोड़ पाया जाता है, उसे हमने कल देखा था, उसे पिवट जोड़ कहा था। पिवट जॉइंट उसे हमने कल की क्लास में देखा था। यदि आप कल की क्लास से संबंधित तथ्यों को भी जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इसके पार्ट ए को भी देखें। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हमने चर्चा की थी, बहुत सारी इमेजेस की मदद से इस टॉपिक को समझाने की कोशिश की थी। दोस्तों ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हमें मैक्सिमम फोटोज का उपयोग करना पड़ता है ताकि आसानी से समझाया जा सके चीजों को, और ये उसकी मदद से ही बहुत आसान बन जाता है, नहीं तो ऐसे ये कठिनाई पैदा करने वाला टॉपिक है। देखिए चलते हैं एक बार फिर से। अब ये C1 और C2 को देख लेते हैं। क्या हमारे पास में ऐसी कोई इमेज है जहां पर ये C1 और C2 दिखाई दे रहे हैं? हमारे पास में स्पाइनल कॉर्ड की एक ना एक इमेज होगी। ये देखिए ये एक इमेज दिखाई दे रही है। ये देखिए यहां पर ये पहले नंबर का जो आपको वर्टिब्रा दिखाई दे रहा है, यहां पर लिखा हुआ है एटलस। बहुत छोटा लिखा हुआ है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये दिखेगा, ठीक है। और ये जो दूसरे नंबर का वर्टिब्रा लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है एक्सिस। तो ये देखिए ये एटलस है और ये एक्सिस है। ये यहाँ पर पहले नंबर का दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर दूसरे नंबर का दिखाई दे रहा है, और ये पूरी स्पाइनल कॉर्ड दिखाई दे रही है। देखिए अभी जो मैंने आपको बताया था, ये सारे तथ्य यहाँ पर एक इमेज में दिखाई दे रहे हैं। C1 से C7 तक सर्वाइकल, T1 से T12 तक थोरेसिक, लंबर पाया जा रहा है कहाँ पर? L1 से लेकर के L5 तक। सेक्रल पाया जा रहा है S1 से लेकर के S5 तक, और ये नीचे सबसे नीचे पाई जा रही है कॉक्सिजियल, ठीक है। ये यहाँ पर देखिए, ये इसकी एक और इमेज है, ये भी देखना चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। हालांकि है एक ही। आगे बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न में हमने देख लिया कि C1 को कहते हैं एटलस और C2 को कहते हैं एक्सिस, और इसलिए इसका सही आंसर जो होगा वो होगा एटलस। ये इसका सही आंसर है, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सी अक्षीय कंकाल की हड्डी नहीं है? मतलब देखिए प्रश्न ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सी बोन ऐसी है जो एक्सियल स्केलेटन से संबंधित नहीं है, एक्सियल स्केलेटन से संबंधित नहीं है। ये देखिए, तो यहां पर एक एक के बारे में देख लेते हैं। कपाल, क्रेनियम जिसे कहा जाता है, ये तो बिल्कुल संबंधित है। एथमॉइड, ये भी उसी से संबंधित है, मतलब हमारा जो क्या बोलते हैं सिर का हिस्सा पाया जाएगा वहां से संबंधित है, ये भी बिल्कुल संबंधित है। ये लिखा हुआ है सेक्रम और ये लिखा हुआ है ह्यूमरस। तो सेक्रम जो है ये भी संबंधित होगा, लेकिन ये जो लिखा हुआ है एक्सियल स्केलेटन की बात की गई है, ये ह्यूमरस जो है ये इससे संबंधित नहीं है, ये हाथ में पाया जाता है। और सेक्रम के बारे में अभी हमने देखा, सेक्रम जो होता है वो रीढ़ की हड्डी में पाया जाता है। सेक्रम कहां पर पाया जा रहा था? अभी हमने देखा था S1 से लेकर के S5 तक सेक्रम की हड्डी पाई जा रही थी। एथमॉइड और क्रेनियम जो है वो सिर से संबंधित है, मतलब पूरी की पूरी खोपड़ी और कपाल वगैरह से संबंधित है। ये ह्यूमरस जो है वो हाथ की हड्डी है, ये हाथ की हड्डी पाई जाती है। ये जो ऊपर हाथ का हिस्सा पाया जाता है, यहां पर जो अंदर हड्डी होती है उसे कहा जाता है ह्यूमरस बोन।
इसे हम कहते हैं ह्यूमरस बोन। यदि कोई इमेज होती है तो फिर मैं आपको इमेज की मदद से दिखाने की कोशिश करता हूं। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, इस सेक्शन में इमेजेस बहुत ज्यादा आने वाली हैं और प्रश्न जो है वो थोड़ा सा लंबे भी चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर समझने के लिए हमें काफी ज्यादा इमेजेस की जरूरत पड़ेगी। ये देखिए, ये जो बोन दिखाई दे रही है इसमें लिखा हुआ ह्यूमरस। ये ह्यूमरस जो है देखिए कहाँ पर आ रहा है, एपेंडिकुलर स्केलेटन। एपेंडिकुलर स्केलेटन मतलब हाथ से संबंधित हड्डियां, पैर से संबंधित हड्डियां, और जब हम यहाँ पर आते हैं एक्सियल स्केलेटन में, तो सिर से, स्कल से संबंधित, रिब्स से संबंधित, स्पाइनल कॉर्ड से संबंधित ये सारी हड्डियां जो आती हैं वो एक्सियल स्केलेटन में है, और बाकी सब कुछ जो है वो एपेंडिकुलर स्केलेटन में है। तो ह्यूमरस जो है हाथ की हड्डी है और एक्सियल स्केलेटन से संबंधित नहीं है। ठीक है, ये जो है, ये देखिए, ये ह्यूमरस जो है हाथ से संबंधित है और एक्सियल स्केलेटन से संबंधित नहीं है। ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है हमारा, एक कपाल अस्थि के उदाहरण की पहचान करें। मतलब ऐसा कौन सी बोन यहां पर लिखी हुई है जिसका संबंध जो है वो क्रेनियल बोन से है। ऐसा कौन सी बोन यहां पर लिखी हुई है जिसका संबंध क्रेनियल बोन से है। देखिए, ये जो है, ये जो ऑप्शन ए लिखा हुआ है यही इसका बिल्कुल सही आंसर है। ये बिल्कुल इसका सही आंसर है। नासिका, नेसल, वोमर और जायगोमैटिक इसका सही आंसर नहीं है। ये जो है फेस से संबंधित हैं। हमने पिछली क्लास में भी देखा था, ये हमने पिछली क्लास में देखा था। फिर से इमेज की तरफ जाना पड़ेगा, बहुत सारी इमेज हैं आज। चलिए, ये देखिए, ये हमने 14 फेशियल बोन्स के बारे में देखा था। तो ये जो दिखाई दे रहा है जाइगोमैटिक दिखाई दे रहा है, ये वोमर दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर देखिए कहीं पर नेसल भी लिखा होगा, ये नेसल की हड्डी है। ये देखिए, ये नेसल दिखाई दे रहा है, ये जाइगोमैटिक है, और ये जो है बीच में बिल्कुल ये वोमर की हड्डी दिखाई दे रही है। तो इनका संबंध फेस से है, जबकि यह जो ऑप्शन ए लिखा हुआ है एथमॉइड, इसका संबंध जो है वो क्रेनियल बोन से है। ये इसका संबंध क्रेनियल बोन से है, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न में दिया गया था कि क्रेनियल बोन की पहचान करना, और हमने पहचान लिया कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है, कलाई की हड्डियों को किस नाम से जाना जाता है। बड़ा ही सामान्य सा प्रश्न है, बहुत सरल प्रश्न है। जो कोई भी व्यक्ति अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, थोड़ा बहुत भी उसने गहराई से पढ़ा है, बायो में स्केलेटन सिस्टम को पढ़ा है, तो वो बहुत ही आसानी से इसके आंसर को बता देगा कि इसका आंसर क्या है। यहाँ पे कलाई की हड्डियों के बारे में पूछा गया है, और जिन लोगों ने अभी गहराई में अध्ययन नहीं किया है उनको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये प्रश्न पूरा होने के बाद आप भी बहुत आसानी से इसे बता पाएंगे। कलाई की हड्डियों के बारे में पूछा गया है कि कलाई की हड्डियां जो होती है उन्हें क्या कहा जाता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन लिखा हुआ है मेटाटॉर्सल। ये किसकी, ये पैर की हड्डी है। यहाँ पर किससे संबंधित है, ये तलवे से संबंधित है। मेटाटॉर्सल किससे संबंधित है, तो ये तलवे से संबंधित है। यहाँ पे लिखा हुआ है टॉर्सल, तो ये भी पैर के टखने से संबंधित है। पैर का जो टखने का हिस्सा होता है उससे संबंधित है। मेटाकॉर्पल लिखा हुआ है, ये देखिए, ये जो मेटाकॉर्पल लिखा हुआ है ये जो है यहाँ पर हाथ से संबंधित है। ये जो हाथ का हिस्सा दिखाई देता है, ये हिस्सा जिसे हम, ये बिल्कुल हिस्सा जो बीच का हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसके अंदर जो हड्डियां होती हैं उन्हें कहते हैं मेटाकॉर्पल। और ये जो आपको हड्डी दिखाई दे रही है जिसको हम कहते हैं कॉर्पल्स, इसे कहते हैं हम कलाई की हड्डी। कलाई के इस भाग में पाई जाएगी। देखिए, ये जो ये हिस्सा होता है, यहाँ पर जो हड्डियां पाई जाती हैं उसको हम कहते हैं कॉर्पल्स। अब देखिए, यहाँ पर छोटा सा बिल्कुल एक हम इनकी संख्याओं के बारे में देख लेते हैं कि कॉर्पल्स कितने पाए जाते हैं। ये प्रश्न पूछे जाते हैं, कॉर्पल्स कितने पाए जाते हैं। तो हाथों में जो कलाई पाई जाती है कॉर्पल्स, इनकी संख्या पाई जाती है 8। और यहाँ पे पैरों के टखने में जो इसी तरह की हड्डियां पाई जाती हैं टॉर्सल्स, उनकी संख्या होती है 7। एक कम होता है, ये याद रखिए। उसके बाद में आते हैं मेटाटॉर्सल और मेटाकॉर्पल की तरफ। इनको याद रखना थोड़ा सा सरल है, क्योंकि मेटाटॉर्सल हो गया, ये भी पाए जाते हैं 5, और यहाँ पे मेटाकॉर्पल लिखा हुआ है, ये भी पाए जाएंगे 5। इनके नंबर भी याद रखिए, यह नंबर भी कई बार एग्जाम वगैरह में पूछे जाते हैं। अब चलिए जरा इनको एक बार इमेज की मदद से देख भी लेते हैं। सारी चीजों को इमेज से दिखाऊंगा मैं, मैक्सिमम प्रयास ये रहेगा कि हर एक चीज को इमेज से दिखाया जाए। ये देखिए जरा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपको दिखाई दे रहा है हाथ का स्ट्रक्चर। ये देखिए, तो हाथों में ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसे हम कहेंगे कॉर्पल्स, कलाई की हड्डियां। ये देखिए, कलाई के हिस्से में पाई जाती हैं।
आगे जब हम बढ़ते हैं, ये जो हाथ का हिस्सा आता है, ये जो हथेली का ये जो हिस्सा आएगा, उसे हम कहते हैं मेटाकॉर्पल। ये देखिए, ये जो आपको बोन्स दिखाई दे रही हैं, ये है मेटाकॉर्पल, यहाँ पर लिखा हुआ है मेटाकॉर्पल। और उसके बाद में आगे ये जो उंगलियों के हिस्से पाए जाते हैं, उंगलियों में ये जो छोटी छोटी हड्डियां दिखाई देती हैं, ये जैसे आपने 1 2 3 ये हड्डियां दिखाई दे रही हैं, इनको कहा जाता है फ्लेंजेस। ये देखिए, ये पाए जा रहे हैं फ्लेंजेस, यहां से फ्लेंजेस की शुरुआत हो गई। तो ये जो है, ये है फ्लेंजेस। हाथों के बारे में पता होना चाहिए। तो हम जब ये देखते हैं कि कलाई की हड्डियां क्या हैं, तो कलाई की हड्डियां हैं आपकी कॉर्पल्स। ऊपर जब हम हथेली की तरफ आते हैं, ये हिस्सा जो होता है उसे हम कहते हैं मेटाकॉर्पल, और ऊपर ये जो उंगलियां पाई जाती हैं, इनको हम कहते हैं फ्लेंजेस। ठीक है, इनको हम कहेंगे फ्लेंजेस। आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर, जब हमने यहाँ पे कॉर्पल्स के बारे में देख लिया है, तो अब हम यहाँ पे टॉर्सल्स के बारे में भी देख लेते हैं। और ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रही हैं पैर की हड्डियां, मतलब बिल्कुल जो तलवा होता है वहां पर किस तरह की हड्डियां पाई जाएंगी। तो ये देखिए, ये पाई जा रही हैं टॉर्सल्स। सबसे पहले हम देखते हैं टॉर्सल्स। तो ये देखिए, ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम कहेंगे टॉर्सल्स। कहां पर? टखने के हिस्से में पाए जाएंगे। फिर ये हिस्सा पाया जाता है, देखिए मेटाटॉर्सल। ये लगभग कहां पर पाई जाएंगी? तो ये लगभग पाई जाएंगी तलवे के हिस्से में। और ये सामने की तरफ उंगलियां दिखाई दे रही हैं, जहां पर आपकी 5 उंगलियां पाई जाती हैं, ये उनकी हड्डियां पाई जा रही हैं। तो ये भी आप याद रखिए। ये देखिए, पैरों से संबंधित है, सीधे तौर पे तलवे का जो हिस्सा पाया जाता है वहां से संबंधित है। ये टखने से संबंधित है, ये तलवे के आसपास पाई जाएंगी, ये उंगलियां पाई जाएंगी। तो इस तरीके से हमने टॉर्सल, मेटाटॉर्सल, फ्लेंजेस, इन सभी के बारे में देख लिया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा, इसका सही आंसर जो है, इसके सही आंसर जो है वो है कलाई की हड्डी को हम कहते हैं कॉर्पल्स। देखिए, एक ही प्रश्न को सॉल्व करते हुए हमने कितनी जानकारियों को इकट्ठा कर लिया। थोड़ा सा समय लगेगा प्रश्न में आगे बढ़ने में, लेकिन उस प्रश्न के आगे बढ़ने से पहले इतनी ज्यादा जानकारियां आपको दे दूंगा कि लगभग लगभग एक क्लास का काम करी ऑब्जेक्टिव सीरीज। मेरा मैक्सिमम प्रयास ये है कि प्रश्नों को हल करते समय मैक्सिमम तथ्यों से अवगत कराया जा सके आपको। तो आप केवल ये मत समझिएगा कि हम केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ साथ मैक्सिमम फैक्ट्स को जानने का प्रयास कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहां पर देखिए, प्रश्न है कि सेक्रम में कितनी कशेरुकाएं आपस में जुड़ी हुई होती हैं। देखिए, ये बड़ा ही, अभी हम पिछले क्वेश्चन को सॉल्व करते समय इसके बारे में हम पूरी चर्चा कर चुके हैं कि सेक्रम जो होता है, जिसे वयस्क त्रिकास्थी कहा जाएगा, त्रिकास्थी कहा जाता है, वयस्क के बारे में पूछा गया है कि इसमें कितनी कशेरुकाएं, कितने यहाँ पर वर्टिब्रे जो हैं वो जुड़े हुए होते हैं। तो देखिए, मैंने आपको बताया था, यहाँ पर मैंने आपको बताया था, कुछ फैक्ट्स बताए थे कि जो टोटल वर्टिब्रे होते हैं उनका नंबर होता है 33। जब अडल्ट हो जाते हैं, मतलब ये शिशु अवस्था में, और जब अडल्ट हो जाते हैं तभी हो जाते हैं 26। और ऐसी कंडीशन में सेक्रम की हड्डी जो कहां से पाई जाती है, S1 से लेकर के S5 तक पाई जाती हैं, ये वयस्क में आपस में मिलकर के एक हड्डी बना लेती है ना। ये आपस में मिलकर के एक हड्डी बना लेगी। अभी हमने इमेज की मदद से भी इसको देखा था। ये यहाँ पर देखिए, ये इमेज है, ये सेक्रल की हड्डी यहाँ पर दिखाई दे रही है, S1 से लेकर के S5 तक। वयस्क जो है उसमें आपस में मिलकर के एक हड्डी बना लेती है। ये कॉक्सीजियल की हड्डी जो होती है, ये भी आपस में मिलकर के एक हड्डी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहां पर ये देखिए, S1 से S5 तक की हड्डी आपस में मिल चुकी है। ये जो कशेरुका है, ये आपस में मिल चुकी है। तो हमने ये देखा कि कितनी हड्डियां आपस में मिल रही हैं। तो हमने ये देखा 5 हड्डियां आपस में मिल जाती हैं और एक हड्डी में कन्वर्ट हो जाती हैं। 7, 12 और 31 इसका सही आंसर नहीं है, 5 इसका बिल्कुल सही आंसर है। ये सारी जानकारियां हम पहले के क्वेश्चंस में भी हल कर चुके हैं। पहली जानकारी, ये जानकारियां जो हम पहले के क्वेश्चंस में भी पा चुके हैं, हमने इनके बारे में, सबके बारे में डिस्कस किया है। अगले प्रश्न की तरफ हम चल रहे हैं। अगले प्रश्न में ये लिखा हुआ है कि पटेला क्या है। देखिए, कई बार पूछा गया प्रश्न है, और ये जो है, ये सामान्य तौर पर देखिए पटेला लिखा हुआ है, इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या है। लेकिन यदि मैं इसको इसके सामान्य नाम से लिख दूं, जो डेली लाइफ में हम इसको यूज करते हैं, तो हम ये देखते हैं, इसका सामान्य नाम है घुटने की हड्डी। इसे हम कहते हैं घुटने की हड्डी। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, या फिर घुटने की हड्डी, या फिर इसे कहा जाएगा घुटने की कटोरी। माफ करिएगा, इसको कहा जाता है घुटने की कटोरी। हम सामान्य तौर पर घुटने की कटोरी शब्द को यूज करते हैं। हम बोलते हैं ना कि घुटने में, ये जो पैरों के बीच का हिस्सा है, वहां पर एक, आप
इसको टच करके भी फील कर सकते हैं। यहाँ पर एक कटोरी जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसे ही पटेला कहा जाता है, इसे ही हम कहते हैं पटेला। अब देखिए ये किस तरह की बोन है, तो यह एक तरह की सेस्मॉइड बोन कहलाती है। ये कैसी बोन कहलाती है? एक तरह की सेस्मॉइड बोन कहलाएगी। और कहां पर पाई जाती है? तो ये क्वाड्रीसेप्स टेंडन के पास में पाई जाती है। देखिए मैं आपको इमेज में दिखाता हूं, ये इसका बिल्कुल सही आंसर। हृदय में स्थित पेशी गलत आंसर है। पैर में पाई जाने वाली अस्थि, देखो पैर में जो है सही मायने में देखा जाए तो टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजेस, ये सब पैर से संबंधित कहलाएंगे, लेकिन ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। और ये कपाल में स्थित पेशी, ये भी बिल्कुल गलत है। यहां पर चलते हैं एक इमेज की तरफ, इमेज से जानने की कोशिश करेंगे। देखिए ये जो इमेज आपको दिखाई दे रही है, ये है पटेला। ये देखिए ये ऊपर की जो हड्डी आपको दिखाई दे रही है, इसे हम कहते हैं फीमर की हड्डी। नीचे टिबिया और फिबुला नाम की हड्डी आपको दिखाई दे रही हैं, और बीच में ये जो आपको एक हड्डी दिखाई दे रही है, इसको हम कहते हैं पटेला। इसे ही कहा जाएगा पटेला। और ये कहां पर पाए जाते हैं? तो यहां पर देखिए क्वाड्रीसेप्स का टेंडन, ये जो क्षेत्र है, ये यहां पर क्वाड्रीसेप्स टेंडन के क्षेत्र में ये इससे संबंधित है। तो और किस तरह की बोन है? एक तरह की सेस्मोइड बोन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बोन का टाइप है सेस्मोइड बोन, और कहां पर पाई जा रही है? तो क्वाड्रीसेप्स टेंडन में ये इससे संबंधित है, क्वाड्रीसेप्स टेंडन से संबंधित है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो है ऑप्शन सी, क्वाड्रीसेप्स टेंडन की सेस्मोइड अस्थि। ये बिल्कुल इसका सही आंसर है। यदि मान लीजिए क्वाड्रीसेप्स ना हो, सेस्मोइड बोन हो, तो भी आप इसको पहचान सकते हैं और बाकी के ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं। कपाल में स्थित पेशी, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। हार्ट में बिल्कुल नहीं होगा। यहां पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। पैर में पाई जाने वाली अस्थि, लेकिन पैर में पाई जाने वाली अस्थियों का ज्यादा संबंध टार्सल, मेटाटार्सल और फ्लेंजेस से होगा। इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन सी। मैंने आपको इमेज भी दिखा दी, इस तरह का ये दिखाई देता है। सामान्य तौर पर इसको क्या कहते हैं? इसको घुटने की कटोरी के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? मतलब ये पूछा गया है कि मनुष्य की जो ह्यूमन का स्कल है उसमें कितनी हड्डियां पाई जाएंगी। देखिए क्या यह हड्डियां 7 होंगी? तो बिल्कुल नहीं। क्या यह हड्डियां 18 होंगी? बिल्कुल नहीं। 32 का संबंध दांतों से हो सकता है, दांत जो होते हैं वो 32 पाए जाते हैं, लेकिन इसका संबंध जो है ये 32 से भी संबंधित नहीं है। 29 जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल सही है। 29 अस्थियां, या फिर जिसे हम कहें 29 बोन्स जो हैं वो पाए जाते हैं आपके स्कल के हिस्से में। 29 बोन पाए जाएंगे स्कल के हिस्से में। अब ये देखिए ये कितने पाए जाएंगे? तो जब हम यहां पर देखते हैं क्रेनियल बोन कितने हैं, कपाल की अस्थियां कितनी पाई जाती हैं, तो कपाल की अस्थियां 29 का डिवाइडेशन कर रहे हैं हम। कपाल में जो अस्थियां पाई जाती हैं उनकी संख्या होती है 8। उसके बाद में हम कहां पर आते हैं? चेहरे की तरफ। मतलब फेशियल बोन्स कितने होते हैं? तो वो भी हमने इमेज की मदद से भी देखा था, फेशियल बोन्स होते हैं 14। फिर यहां पर देखिए, यहां पर लिखा हुआ है खोपड़ी। तो अब खोपड़ी शब्द में कानों की अस्थियां भी आ जाएंगी। तो कानों में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? कानों में हमने पिछली क्लास में भी देखा था, दोनों कानों को यदि मिला दिया जाए, एक कान में पाई जाएंगी 3 और दोनों कानों में मिला दिया जाए तो वो पाई जाएंगी 6। ठीक है, हमने देखा था पिछली क्लास में, हमने इनके बारे में भी देखा था। हमने देखा था मेलियस अस्थि थी, इंकस अस्थि थी, और एक अस्थि के बारे में हमने देखा था जिसको हमने कहा था स्टेपिस। स्टेपिस के बारे में देखा था कि कान की सबसे छोटी अस्थि होती हैं, इन्हें मिलाकर के ईयर ऑक्सिकल्स भी कहा जाता है। पिछली क्लास में हम सब कुछ देख चुके हैं। और एक बोन जो है उसे हम कहते हैं हायोइड बोन। ये भी इसी स्कल से ही संबंधित होती है। हायोइड बोन का संबंध भी इसी से पाया जाएगा। तो जब आप टोटल करेंगे तो आंसर आएगा 29। 29 अस्थियां जो है यहां पर पाई जाएंगी। अब देखिए यहां पर प्रश्न को ध्यान से पढ़ना भी पड़ता है। यहां पर लिखा हुआ है खोपड़ी में कितनी हड्डी पाई जाती है, तो 29। लेकिन यदि मान लीजिए यहां पर पूछा जाता कि कपाल में और चेहरे में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं, तो फिर कितना होता है इसका आंसर? इसका आंसर होता 22, 22 इसका सही आंसर होता। तो यदि कपाल के बारे में पूछा जाए, चेहरे से संबंधित बोन्स के बारे में पूछा जाए, तो ये हो जाएंगे आपके 22। यहां पर मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी बता दी। कपाल में पाई जाएंगी 8, चेहरे में 14, कानों में 6, और यहां पर एक हायोइड बोन पाया जाएगा, उसकी संख्या होती है 1। हायोइड बोन की इमेज को हम देख चुके हैं। एक बार बिल्कुल जल्दी से
बिल्कुल शॉर्ट में हम कानों की अस्थियों के बारे में भी देख लेते हैं। कानों से संबंधित बोन्स के बारे में कल हमने देखा था, यहाँ पर फिर से उनकी चर्चा की गई है, तो शॉर्ट में हम जल्दी से देख लेते हैं कि कानों से संबंधित बोन जो हैं, वो कैसे दिखाई देते थे। देखिए कल हमने इनके बारे में देखिया था। ईयर ऑक्सिकल्स, एक कान के बिल्कुल मिडिल पोर्शन में, मिडिल ईयर में ये पाई जाती हैं। और ये जो आपको बोन दिखाई दे रही है, इसको हमने कहा था स्टेपिस, ठीक है। ये जो आपको बोन दिखाई दे रही है, ये हिस्सा क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका बेलियस। और उसके बाद में एक और हिस्सा जिसको कहते हैं इनकस, ठीक है। इनकस, मेलियस और स्टेपिस नाम की हड्डियों से मिलकर के ये बनी होती है। ये मेलियस की हड्डी है, ये इनकस की हड्डी है, बीच वाली हड्डी को कहते हैं इनकस। इसकी एक और इमेज मैंने आपको दिखाई थी, ये इमेज मैंने आपको दिखाई थी, देखिए ये जो है स्टेपिस, हथकड़ी जैसा दिखाई देता है, ठीक है। ये हो गया इनकस, और ये आपको दिखाई दे रहा है मेलियस, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये दोनों कानों में पाए जाएंगे, तीन तीन के संख्या में पाए जाएंगे, तो टोटल हो जाएंगे 6। तो इस तरीके से हमने देखा कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी बोन्स पाई जा रही हैं, तो टोटल बोन्स की संख्या है 29। अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, स्तन अस्थि या फिर ब्रेस्ट बोन किस नाम से भी जाना जाता है? कई बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है कि ब्रेस्ट बोन किसे कहते हैं। क्या यह क्लेविकल है? बिल्कुल नहीं, क्लेविकल इसका आंसर जो है वो नहीं है। क्या यह मैन्यूब्रियम है? ये भी इसका आंसर नहीं है। क्या स्कैपुला है? बिल्कुल नहीं। ये जो ऑप्शन डी में लिखा हुआ है स्टर्नम बोन, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। स्टर्नम बोन को ही ब्रेस्ट बोन कहा जाता है, या तो स्तन अस्थि कहा जाता है। और स्तन अस्थि कैसे दिखाई देगी? ये देखिए बीच का हिस्सा बिल्कुल जहां से रिब्स जुड़ी हुई होती हैं, ये बोन को कहा जाता है ब्रेस्ट बोन, इसे हम कहते हैं ब्रेस्ट बोन। ये कहलाएगा आपका ब्रेस्ट बोन, या फिर हम जिसे कहते हैं स्तन अस्थि, स्टर्नम इसे कहा जाएगा, ठीक है। ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो इसका सही आंसर स्टर्नम, ये डी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ते हैं। और क्लाविकल और स्कैपुला के बारे में भी हमने देख लिया था, हमने इसकी इमेज को देख लिया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशियां जो है वो कौन सी होती है? देखिए यहाँ पे मानव शरीर की सबसे मजबूत मसल के बारे में पूछा गया है, और यहाँ पर कंफ्यूजन काफी ज्यादा क्रिएट होता है। देखिए जांघों की मसल क्या हो सकती है? तो जांघों की मसल जो है इसका आंसर नहीं है। पीठ की मसल बिल्कुल नहीं, हाथों की मसल ये भी नहीं। ये जो जबड़े की मसल होती हैं, ये सबसे ज्यादा मजबूत मसल पाई जाती हैं। प्रति इकाई भार इनका पैरामीटर हो सकता है। प्रति इकाई भार के हिसाब से यदि देखा जाए तो जबड़े की जो मसल है वो सबसे ज्यादा मजबूत पाई जाएगी। ये जबड़े की मसल सबसे ज्यादा मजबूत पाई जाएगी। और यदि देखा जाए सबसे बड़ी मसल कौन सी होती है, तो जांघों में, सॉरी, ग्लूटियस मैक्सिमस नाम की जो एक मसल होती है वो सबसे ज्यादा बड़ी मसल पाई जाती है। तो हमें इतने फैक्ट जो हैं उनको याद रखना है। कहां पे? जबड़े की मसल जो है वो सबसे ज्यादा मजबूत है, ठीक है, ये मसल सबसे ज्यादा मजबूत है। जांघों में एक हड्डी पाई जाती है जिसको हम कहते हैं फीमर, ये सबसे लंबी हड्डी होती है, इसके बारे में भी याद रखिए। और सबसे छोटी हड्डी के बारे में पूछ लिया जाए तो स्टेपिस, उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। और सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है? तो वो होती है ग्लूटियस मैक्सिमस, उसके बारे में भी याद रखिए, ठीक है। ग्लूटियस मैक्सिमस जो है वो सबसे बड़ी मसल होगी, कूल्हे से संबंधित होती है, वो हिप से संबंधित होती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है हमारा, उन हड्डियों की पहचान करें जो पेक्टोरल गर्डल मतलब अंश मेखला बनाती हैं। ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये। पहले हमें ये देखना होगा कि पेक्टोरल गिर्डल कहते किसको हैं। एक ऐसा गिर्डल जो कि एक्सियल स्केलेटन को हाथों वगैरह से जोड़ने का काम करता है। ये देखिए ये यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको इमेज में दिखाई देगा। पेक्टोरल गिर्डल किसे कहेंगे? पेक्टोरल गिर्डल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये जो क्लेविकल और स्कैपुला आपस में मिलकर के एक गिर्डल बना रहे हैं, इसे हम कहते हैं पेक्टोरल गिर्डल। हाथों को और आपके इस रिब्स वाले पोर्शन के आसपास के हिस्से को जोड़ने के लिए, एक्सियल स्केलेटन को जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, और इसे कहते हैं पेक्टोरल गिर्डल। और इसी तरह से एक पेल्विक गिर्डल के बारे में भी पढ़ना, उससे संबंधित प्रश्न भी अभी यहां पर आएगा।
और उनमें हमें 3 हड्डियों के बारे में पढ़ना, इलियम और इस्चियम और प्यूबिस नाम की हड्डियों के बारे में हमको उसमें पढ़ना होगा। अभी यहाँ से उससे संबंधित प्रश्न भी आएगा। तो हमने क्या देखा, क्लेविकल की हड्डी जो होती है, जो क्लेविकल की हड्डी है, और साथ ही साथ में स्कैपुला, ये आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, पेक्टोरल गिर्डल बनाते हैं। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इससे हम कहेंगे पेक्टोरल गिर्डल। और यहाँ पर क्या ऑप्शन में ऐसा ऐसा कुछ लिखा हुआ है, देखिए ये यहाँ पर बिल्कुल पहले नंबर पे ही लिखा हुआ है, स्कैपुला और क्लेविकल ये क्या बना रहे हैं, पेक्टोरल गिल्डर बना रहे हैं। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। रेडियस और अल्ना ये क्या होते हैं, ये फोर आर्म से संबंधित हैं। ये किससे संबंधित हैं, ये फोर आर्म से संबंधित हैं। मतलब ये जो हमारा हाथ का ये वाला हिस्सा जो होता है इससे संबंधित हड्डियां हैं। ये जो दो हड्डियों से मिलकर के बना हुआ होता है, ठीक है। एक हड्डी होती है जिसे कहते हैं रेडियस और एक हड्डी होती है जिसे कहते हैं अल्ना। अब हम आगे बढ़ते हैं और उसके बाद हम देखते हैं ये कॉक्सल बोन्स कहाँ पर पाई जाती हैं। अभी इससे संबंधित प्रश्न आएगा। अभी मैंने आपको बताया पेक्टोरल गिर्डल के बारे में हम पढ़ेंगे, वहां पर इससे संबंधित प्रश्न आएगा। सॉरी, पेल्विक गिर्डल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पेल्विक गिर्डल से संबंधित होती है कॉक्सल हड्डियां। टिबिया और फिबुला इसके बारे में भी हमने देखा था। हमारे पैरों के हिस्से में पाई जाने वाली दो हड्डियां, पैरों के हिस्से में पाई जाने वाली दो हड्डियों को कहा जाता है। ये देखिए, ये जो हड्डी आपको दिखाई दे रही है इसे हम कहते हैं टिबिया, और ये साइड में जो हड्डी दिखाई दे रही है इसे हम कहते हैं फिबुला। हाथों में देखिए, हाथों में ये हड्डी दिखाई दे रही है, ये हड्डी जो है इसे हम कहते हैं रेडियस, ये हड्डी दिखाई दे रही है। और ये पीछे की तरफ पे ये जो हड्डी दिखाई दे रही है इसे हम कहते हैं अल्ना। हाथों में वो हिस्सा जहां पर अंगूठे के सामने से जो हड्डी जा रही है, अंगूठे के पास से जो हड्डी जा रही है उसे हम कहेंगे रेडियस, और नीचे के हिस्से में जो हड्डी जा रही है उसे हम कहते हैं अल्ना। इसको इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। हाथों के अंगूठे के पास से जो हड्डी जा रही है उसे हम कहेंगे रेडियस, और नीचे की तरफ पे जो हड्डी है उसे कहा जाएगा अल्ना। फीमर के बारे में भी देख लिया है, सबसे बड़ी बोन जो है यही होती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है स्कैपुला और क्लेविकल, जो कि पेक्टोरल गिल्डल बनाने का काम कर रहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है। देखिए अभी हमने इसके बारे में चर्चा की, बिल्कुल अभी एक प्रश्न पहले ही हमने इसके बारे में चर्चा की है। तो क्या वो ह्यूमरस हो सकती है, हाथ से संबंधित, नहीं। रेडियस हो सकती है, यहाँ पे रेडियस है वो रेडियम लिख गया है, रेडियस हो सकती है, नहीं। टिबिया हो सकती है, नहीं। ये जो फीमर की हड्डी है ये सबसे ज्यादा लंबी हड्डी होती है। ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रही है फीमर की हड्डी, सबसे ज्यादा लंबी हड्डी यही होगी। और कोई इमेज की मदद से और ज्यादा अच्छे क्लियरिटी से दिखा दिया जाए तो ये देखिए जरा, ये आपको दिखाई दे रहा है फीमर की हड्डी, ये जांघों के हिस्से में पाई जाती है। सबसे ज्यादा लंबी बोन यही होती है। और उसके नीचे देखिए, ये सामने की बोन टिबिया, और उसके पीछे ये जो साइड में बोन दिखाई दे रही है उसे हम कहते हैं फिब्युला। सबसे लंबी अस्थि यही है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। सारी बोन्स के बारे में लगभग लगभग हमने चर्चा कर ली है कि कौन सी बोन कहां पर पाई जाती है। अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बाह की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है। मतलब आर्म में जो बोन पाई जाती है उसे हम किस नाम से जानते हैं। देखिए अब यहां पर एक कंफ्यूजन क्या क्रिएट होता है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। यहां पर क्या लिखा हुआ है, आर्म लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है आर्म। एक मिनट जरा, प्रश्न कहीं और चला गया। हाँ, ये देखिए यहां पर प्रश्न में लिखा हुआ है आर्म। आर्म का मतलब ये हिस्सा होता है, ये जो हिस्सा होता है ये फोर आर्म कहलाता है। आर्म का हिस्सा यहां पर कहलाएगा, और फोर आर्म का हिस्सा ये हिस्सा जो होता है इसे हम फोर आर्म का हिस्सा कहते हैं। और यहां पर किसके बारे में पूछा गया है, आर्म के बारे में पूछा गया। और आर्म में यहां पर हमने किस हड्डी के बारे में देखा था, यहां पर हड्डी पाई जाती है ह्यूमरस। तो यहां पर लिखा है बाह की हड्डी किस नाम से जानी जाती है, ह्यूमरस नाम से जानी जाती है। और फोर आर्म की हड्डी यदि पूछा जाता तो फिर वो होती रेडियस और अल्ना। अंगूठे की तरफ से जो हड्डी जा रही है उसे हम कहते हैं रेडियस, और उसके नीचे की जो हड्डी है उसे हम कहेंगे अल्ना। तो ये किससे संबंधित है, फोर आर्म से संबंधित है, ये संबंधित है आर्म से। कॉर्पल्स किससे संबंधित है, तो कॉर्पल से संबंधित है कलाई में पाई जाने वाली हड्डियां। कितनी पाई जाती हैं, तो 8 पाई जाती हैं। इनके बारे में भी याद रखिए। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कॉक्सल अस्थि का भाग नहीं है। देखिए मैंने आपको बताया था ना कि अभी यहां पर एक पेल्विक गिर्डल आएगा, और पेल्विक गिर्डल से संबंधित प्रश्न को हमें हल करना पड़ेगा। ये वही प्रश्न है, उससे संबंधित प्रश्न ही है।
अब इनमें से कौन कौन सी हड्डियां पाई जाती हैं, पहले मैं आपको वो बता देता हूं। ये जो यहाँ पर 3 हड्डियों के बारे में लिखा हुआ है, इलियम, इशियम और प्यूबिस, ये जो हड्डियां जो हैं इसमें पाई जाती हैं। सेक्रम की हड्डी नहीं पाई जाती, इसलिए सही आंसर इसका सेक्रम है। सेक्रम की हड्डी कहां पर पाई जाती है? तो स्पाइनल कॉर्ड के हिस्से में, जो कशेरुक दंड वाला हिस्सा पाया जाता है, उसमें से S1 से लेकर के S5 तक की जो कशेरुका होती है उसे हम कहते हैं सेक्रम, उसे हम कहेंगे सेक्रम। ठीक है, चलिए अब हम इसे भी इमेज की मदद से देखते हैं। बगैर इमेज में देखे तो हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि जब तक इमेज की मदद से हम नहीं देखेंगे चीजें काफी ज्यादा कठिन हो जाएंगी। ये प्रश्न भी जो है काफी ज्यादा कठिन हो जाता है। ये देखिए, ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये स्केलेटन में ये जो लाल रंग का हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसे ही हम कहते हैं पेल्विक गिर्डल, है ना। इसकी मदद से ही हम किसी भी चेयर वगैरह में बैठ पाते हैं यहाँ पर। तो ये जो पेल्विक गिर्डल का हिस्सा है, माफ करिए, पेल्विक गिर्डल का हिस्सा, ये आपको लाल रंग का दिखाई दे रहा है ना, ये पेल्विक गिर्डल का हिस्सा है। और इसी से देखिए ये फीमर नाम की हड्डी यहाँ पर जुड़ी हुई है, ये फीमर नाम की हड्डी जुड़ी हुई है। तो पेल्विक गिर्डल का ये देखिए आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है, और इसे हम जूम करके देखेंगे, मतलब बड़ी इमेज में देखेंगे, तो यहाँ पर आपको 3 तरह की बोन दिखाई दे रही हैं। एक बोन है इलियम, ये बोन आपको दिखाई दे रही है। एक यहाँ पर प्यूबिक बोन दिखाई दे रही, ये हिस्सा जो है प्यूबिक बोन का है। और सबसे नीचे देखिए इस्टियम नाम की आपको ये बोन दिखाई दे रही है। तो 3 बोन्स से मिलकर के ही यह हिस्सा बनता है, ये 3 बोन्स से मिलकर के ही यह हिस्सा बनेगा। और इससे देखिए ये यहाँ पर, अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, सेक्रम भी लिखा हुआ है, सेक्रम यहाँ से होकर के जाता है, ये किससे? कशेरुक दंड से संबंधित है। इमेज वगैरह में कई जगह पर इसका जिक्र भी किया जाता है, लेकिन ये पेल्विक गिर्डल से संबंधित नहीं है। ये 3 बोन जो है इलियम, प्यूबिस और इशियम, यही इससे संबंधित होती हैं। सेक्रम इससे संबंधित नहीं है, पेल्विक गिर्डल से संबंधित नहीं है। तो देखिए इन तीनों बोनों का जो कंबाइंड रूप होता है, सम्मिलित रूप से इन्हें क्या कहा जाएगा? तो सम्मिलित रूप से इन्हें, ये देखिए यहाँ पर कॉक्सिल अस्थियां कहा जाता है, श्रेणी मेखला का भाग कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी हुआ देखिए कॉक्सिल बोन्स। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो है सेक्रम, ये इसका भाग नहीं होता है, ये जो 3 हैं ये इसके भाग होते हैं। तो हम अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हेवर्सियन नलिकाएं और तंत्र कहाँ पाए जाते हैं? देखिए ये प्रश्न जो है बहुत सी परीक्षाओं में पूछा गया है, और ये यदि हम तंत्र के बारे में देखें, हेवर्सियन नलिकाएं और तंत्र, तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ये काफी बड़ा टॉपिक है, और हम इसे शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये क्या है। ऐसे लोग जो कि मतलब स्तनपायी हैं, मैमल्स हैं, उनकी जो हड्डियां पाई जाती हैं, ऐसी हड्डियां जो कि कॉम्पैक्ट हड्डियां होती हैं और साथ ही साथ में लंबी हड्डियां होती हैं, उन हड्डियों में, सघन हड्डियों में और लंबी हड्डियों में ये तंत्र पाया जाता है। और ये क्या काम करता है? तो ये हड्डियों में, हड्डियों की जो क्या बोलते हैं कोशिकाएं होती हैं, हड्डियों की अस्थि की कोशिकाओं को पोषण देने का और यांत्रिक बल देने का काम करता है। तो महत्व क्या होता है इनको? इनका महत्व होता है अस्थियों को, अस्थियों की जो कोशिकाएं हैं उनको पोषण देने का काम करना, और साथ ही साथ में उनको यांत्रिक बल देने का काम करना। अब प्रश्न के हिसाब से देखिए कहां पर पाया जाएगा? क्या उपास्थि में पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा। क्या ये स्तनियों की अस्थियों में पाया जाएगा? तो बिल्कुल सही, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है, स्तनियों की अस्थियों में, मतलब बोन्स ऑफ मैमल्स, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। ये जो आंसर है स्तनियों के अंतःकर्ण में, मेरु रज्जु में, ये इसके सही आंसर नहीं है। ठीक है, अब देखिए यदि हम इसके बारे में पढ़ते हैं, इस पूरे तंत्र के बारे में यदि हम पढ़ें, तो यहाँ पर हमको हेवर्सियन नलिकाओं के बारे में पढ़ना पड़ेगा, लेमेली के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए ये बहुत बड़ा टॉपिक है। ये मैं आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहाँ पर पाया जाएगा। तो जितने भी मैमल्स होते हैं उनके बोन्स में पाया जाता है। क्या काम करता है? तो बिल्कुल शॉर्ट में इसके महत्व को समझ लीजिए कि अस्थियों की जो कोशिकाएं होती हैं उनको पोषण देने का काम करना, और साथ ही साथ में उनको एक यांत्रिक शक्ति देने का काम करना, ये काम करता है ये तंत्र। ऑप्शन सी, ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न है हमारा, कलाई की हड्डियां क्या है? कलाई की हड्डियों को हम क्या कहते हैं? देखिए बड़ा सिंपल है, कई बार अभी हम इसको सॉल्व कर चुके हैं। कॉर्पल्स जो लिखा हुआ है ये इसका बिल्कुल सही आंसर है।
इमेज वगैरह में भी हमने इसको कई बार देख लिया है कि कॉर्पल्स क्या होता है, मेटाकॉर्पल्स क्या होता है, फ्लेंजेस क्या होते हैं। यदि हम पाँव की तरफ आए, पैर की तरफ आए, तो टॉर्सल क्या होता है, मेटाटॉर्सल क्या होता है, और वहां पर भी फ्लेंजेस क्या होते हैं। तो एक बार फिर से बिल्कुल छोटे छोटे शॉर्ट में हम देख लेते हैं। कॉर्पल्स कितने होते हैं? तो कॉर्पल्स की हड्डियां जो है बहुत शॉर्ट बोन होती है, 8 होती हैं। मेटाकॉर्पल्स कितने होते हैं? तो 5 बोन्स होती हैं। मेटाटॉर्सल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। और टॉर्सल्स कितने पाए जाते हैं? तो टॉर्सल्स की संख्या 7 होती है। यहाँ 8 होती है, यहाँ 7 होती है। कॉर्पल्स पाए जाते हैं 8 और टॉर्सल्स पाए जाते हैं 7, ये याद रखिएगा। कलाई की हड्डी से संबंधित है कॉर्पल्स। बिल्कुल जल्दी से, बहुत स्पीड से हम एक बार फिर से इमेज दिखा देता हूं। ये हम इमेज फिर से देख चुके हैं। ये देखिए, ये है कलाई की हड्डी, कॉर्पल्स, मेटाकॉर्पल्स, और ये यहाँ पर फ्लेंजेस दिखाई दे रहे हैं। ये है कलाई की हड्डी। और टॉर्सल्स के बारे में भी जल्दी से देख लेते हैं। टॉर्सल्स की हड्डियां कैसी होती हैं? ये देखिए, ये पैर की हड्डियां दिखाई दे रही हैं। ये है टॉर्सल, जहां पर टखने के पास में पाई जाती है। मेटाटॉर्सल्स, इसका संबंध तलवे से हो सकता है, तलवे से है इसका संबंध। और नीचे उंगलियां जो दिखाई दे रही हैं उसे हम कहेंगे फ्लेंजेस। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सरल प्रश्न था, बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, हालांकि मैं रिपीट कर देता हूं सारे फैक्ट्स को। कॉर्पल्स इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं और यह है, मानव शरीर में द्विशीरस्क मांसपेशियां कहाँ स्थित होती हैं? देखिए, ये जो है, ये मैंने ऑप्शन में यहाँ पर प्रश्न को लिखते समय, प्रश्न में मैंने यहाँ पे सरलता के लिए बाइसेप्स लिख दिया है। लेकिन हिंदी मीडियम के बच्चों के साथ बहुत दिक्कत हो सकती थी यदि यहाँ पर ये बाइसेप्स ना लिखा होता और केवल द्विशीरस्क मांसपेशियां लिखा होता। लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है, पेपर अक्सर जो है बायलिंगुअल होते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को हल करते समय जहां पर ये शब्द बहुत कठिन लिखे हैं, तुरंत आप उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देखिए। इंग्लिश ट्रांसलेशन में आपको उसका सरल जो है शब्द मिल जाएगा। सरल शब्द क्या होता है? बाइसेप्स। ये जो है इसका सरल शब्द है बाइसेप्स। अब जितने भी लोग कभी जिम गए होंगे और उन्होंने अपने हाथों की एक्सरसाइज की होगी तो उन्हें पता होगा बहुत अच्छे तरीके से कि बाइसेप्स किसको कहते हैं, है ना। बाइसेप्स की ही बहुत एक्सरसाइज की जाती है। ज्यादातर लोगों का जो क्या बोलते हैं ड्रीम होता है कि अच्छे चौड़े चौड़े बाइसेप्स वगैरह हो। तो बाइसेप्स की हड्डी कहाँ पर पाई जाएगी? हाथों में पाई जाती है। हाथ मतलब बाह के हिस्से में पाई जाएगी। ये पेट का हिस्सा गलत है, कूल्हे का हिस्सा ये भी गलत है, पिंडली का हिस्सा ये भी इसका सही आंसर नहीं है। ठीक है, बाइसेप्स कहाँ पर पाए जाते हैं? हाथों में पाए जाते हैं। बहुत सरल प्रश्न है। ये मैंने शब्द की वजह से इस प्रश्न को ऐड किया कि यदि ऐसा कोई शब्द आ जाए तो घबराना नहीं है, तुरंत उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन की तरफ जाना है कि ये क्या है। और जब आप जाओगे तो कई बार ऐसा होगा कि आप देखोगे बहुत ही सरल प्रश्न था, हिंदी में उसका शब्द जो है काफी कठिन भरा लिखा हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और ये लिखा हुआ है, मैलियस अस्थि हमारे शरीर में कहां पर पाई जाती है? बहुत सरल प्रश्न है। मुझे लगता है कि अब तो ये प्रश्न बहुत ही आसानी से बन जाना चाहिए। ऑप्शन को देखे बगैर भी ये बन जाना चाहिए कि मैलियस नाम की अस्थि जो है वो कहां पर पाई जाएगी। देखिए, कहां पर पाई जाएगी? अब देखिए, ये जो है ये थोड़ा सा कान में पाई जाएगी वो तो सबको पता है, लेकिन कहां पर पाई जाएगी? क्या बाहरी कान के हिस्से में पाई जाएगी? क्या ये पिन्ना का हिस्सा पाया जाएगा? नहीं, ये मध्य कर्ण के हिस्से में पाई जाएगी। कान का जो बिल्कुल बीच का हिस्सा होता है वहां पे 3 बोन्स पाई जाती है, मैलियस, इनकस और स्टेपिस। इमेज हम कई बार देख चुके हैं, अब मैं फिर से इमेज नहीं ओपन कर रहा हूं। यहां पर देखिए, बिल्कुल बीच का हिस्सा जो पाया जाता है वहां पर ये हड्डी पाई जाती है मैलियस। एक हड्डी पाई जाती है जिसको हम कहते हैं इनकस, और एक हड्डी पाई जाती है जिसको हम कहते हैं स्टेपिस। तो मैलियस की अस्थि कहां पर? मध्य कर्ण में पाई जाएगी। और बाह्य कर्ण में जो पिन्ना का हिस्सा है ये क्या है? तो ये जो कान का हिस्सा बाहर दिखाई देता है, कार्टिलेज से बना हुआ हिस्सा, उपास्थि से बना हुआ हिस्सा, उसे हम कहते हैं पिन्ना। ठीक है, बाह्य कर्ण से संबंधित है? और ध्वनि तरंगों को इकट्ठा करके इंटरनल ईयर में भेजने का काम करता है ये पिन्ना। मध्य कर्ण जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसको बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, मेलियस के बारे में हम देख चुके हैं कहाँ पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा हिंज जोड़ का उदाहरण है? ये आया अच्छा प्रश्न। ये जो जोड़ वाले प्रश्न हैं ये अभी तक बहुत कम आए थे कि आखिरकार हिंज जोड़ का उदाहरण क्या होता है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि हिंज जोड़ हम आसानी से कैसे जान सकते हैं। जैसे दरवाजा होता है, दरवाजे में कब्जे लगे हुए होते हैं, तो ऐसा जोड़ जो दरवाजे की कब्जे की तरह काम करता है। कब्जे की तरह काम करने का मतलब यह है कि एक ही डायरेक्शन में मूव होगा वो। मतलब आप ये देखिए, दरवाजा किस तरीके से एक ही डायरेक्शन में खुलता और बंद होता है।
तो हम उसे कहते हैं हिंज जोड़, जो कि किसी एक ही डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं। और इसीलिए इसे कहा जाता है कब्जा जोड़। जैसे दरवाजे में कब्जे पाए जाते हैं, हिंज जोड़ कहां पर पाया जाएगा? तो देखिए, ये जो हमारे हाथ का हिस्सा है, कोहनी, यहां पर पाया जाएगा, एक ही डायरेक्शन में मूव होती है। ठीक इसी तरीके से पैर का हिस्सा, वो भी कहाँ कैसा होता है, एक ही डायरेक्शन में मूव होता है। जहां पर अभी हमने देखा था पटेला, पटेला पाया जा रहा था, तो वहां से आप ये देखिए एक ही डायरेक्शन में, सामने की डायरेक्शन में ही पैर मूव होगा। यदि आप और किसी डायरेक्शन में मूव करना चाहें तो नहीं होगा वो, माफ करिए। तो ये होता है सामने के हिस्से में मूव होगा। कहां पर पाया जाएगा? तो एक बार इसको देख लेते हैं, हिंज जोड़ कहां पर पाया जा सकता है। ये लिखा हुआ है ह्यूमरस और पेक्टोरल गिर्डल के बीच में। बिल्कुल नहीं, ये तो इसका आंसर बिल्कुल नहीं है। यहां पर कैसा जोड़ पाया जाएगा? तो यहां पर बॉल एंड सॉकेट जोड़ जो है वो पाया जाता है। बॉल एंड सॉकेट जोड़ पाया जाएगा यहां पर, ठीक है। और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कैसा होता है, ये इसके बारे में भी बिल्कुल शॉर्ट में पिछली क्लास में हम देख चुके हैं। इस ऐसी बोन जिसका एक हिस्सा, सबसे अंतिम हिस्सा एक बॉल की तरह दिखाई देता है, और वो दूसरा हिस्सा जो होता है, मतलब जिससे वो जुड़ रही है, वो बिल्कुल सॉकेट की तरह दिखाई देता है। तो उसको हम कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और ये कहां पर पाया जाएगा? हाथ की ह्यूमरस और पेक्टोरल गिर्डल के बीच में पाया जाएगा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। लेकिन प्रश्न पूछा गया है हिंज जोड़ के बारे में, तो यहां पर लिखा हुआ है घुटने के जोड़ों के बीच। ये बिल्कुल इसका सही आंसर है। घुटने के जोड़ों के बीच में जो जोड़ पाया जाएगा उसे हम कहेंगे हिंज जॉइंट। कॉर्पल्स के बीच में, तो कॉर्पल्स के बीच में आपका पाया जाएगा ग्लाइडिंग जॉइंट। इसे हम कहते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट, इसे हम कहेंगे ग्लाइडिंग जॉइंट। कॉर्पल्स के बीच में कौन सा पाया जाएगा? तो कॉर्पल्स के बीच में पाया जाएगा ग्लाइडिंग जॉइंट, ठीक है। ग्लाइडिंग जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट क्या होता है? प्लेन सतह पर, मतलब जो क्या बोलते हैं, बिल्कुल एक सी चिकनी सतह होती है, बिल्कुल सपाट सतह जो होती है, या लगभग लगभग सपाट सतह होती है, उनके बीच में जो जॉइंट पाए जाते हैं उनको ग्लाइडिंग जॉइंट कहते हैं। कहां पर पाए जाते हैं? तो कॉर्पल्स की हड्डियों के बीच में पाए जाते हैं। इसका सही आंसर है घुटने के जोड़ों के बीच में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जरा। ये देखिए, ये जो पटेला का हिस्सा है, ये जब मूव होगा तो इसके बीच में पाया जाएगा आपका हिंज जॉइंट। साथ ही साथ में ये देखिए, ये आपको एक इमेज दिखाई दे रही है, एक मिनट ज़रा। आज कीड़े बहुत ज़्यादा हैं, इमेज स्क्रीन में जब कीड़े आ जाते हैं तो स्क्रीन रुक जाती है। चलिए, ये देखिए, ये देखिए, ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, इन दोनों के बीच में कौन सा जॉइंट पाया जाएगा? तो हिंज जॉइंट पाया जाएगा। हाथों के इस हिस्से के बीच में कौन सा जॉइंट पाया जाएगा? तो यहां पर भी हिंज जॉइंट, ये भी हिंज जॉइंट, यहां पर भी हिंज जॉइंट पाए जाएंगे, जो एक ही डायरेक्शन में कब्जे की तरह मूव होंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। सही आंसर जो है इसका वो है घुटने के जोड़ों के बीच में। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। शरीर में वह एकमात्र हड्डी कौन सी है जो किसी अन्य हड्डी से जुड़ी नहीं होती है? हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। जब हमने पहले दूसरे क्वेश्चन को ही देखा था, तब हमने एक बोन के बारे में देखा था जिसे हमने कहा था हायोइड बोन। ये बोन जो थी, एक ऐसी बोन है जिसमें जो पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से लटकी हुई होती है, किसी अन्य हड्डी से जुड़ी नहीं होती है, हायोइड बोन। इसकी इमेज को भी हमने देखा था। एक बार फिर से जल्दी से दिखा देता हूं इसकी इमेज। ये देखिए, ये आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये गले के हिस्से में पाई जा रही थी, यू आकार की स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा था, हायोइड बोन। ये यू आकार का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये दूसरी किसी बोन से जुड़ा हुआ नहीं होता है, गले में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ दिखाई देता है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है आपका हायोइड बोन। सही आंसर है ऑप्शन बी, हायोइड बोन। पटेला कहाँ से है? तो घुटने के बीच में पाया जाता है। दूरस्थ, या फिर जैसे हम फ्लेंजेस कहते हैं, ये क्या होता है? फ्लेंजेस क्या होंगी? ये जो हैं देखिए, जो क्या बोलते हैं, जो उंगली की जो हड्डियां होती है उन्हें हम कहते हैं फ्लेंजेस। ऑक्सीपिटल काहे से संबंधित है? तो आपके सिर के हिस्से से, कपाल के हिस्से से संबंधित है ऑक्सीपिटल। और जब हम अभी नर्व सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे तब हमें इनसे संबंधित लोब भी पढ़ने पड़ेंगे। हड्डियों के नामों पर ही लोब के नाम रखे गए। फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, टेम्पोरल लोब, उनके बारे में भी हमें पढ़ना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न हमारा, इसका सही आंसर जो है वो हाइड बोन है। वह कंकाल जोड़ जो केवल एक ही दिशा में गति करने को सक्षम है। इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, अब भी हमने चर्चा की, फिर से इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। हिंज जॉइंट जो होता है वो एक ही दिशा में गति करता है, एक ही दिशा में ये गति करेगा। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कैसा होता है, सबसे ज्यादा फ्री, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। कहां पर पाया जाएगा, देखिए ये जो हिस्सा पाया जाता है ह्यूमरस की ऊपर बोन जहां कनेक्टेड होती है वहां पर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पाया जाता है, और किसी भी दिशा में ये गति कर सकता है। सबसे ज्यादा गति करने वाला, किसी मैक्सिमम डायरेक्शन में गति करने वाला, तो ये होता है आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और इसका एक नुकसान भी होता है, सबसे ज्यादा डिसलोकेट भी यही होता है, जब बहुत ही आसानी से डिसलोकेट हो सकता है। हमने अक्सर सुना होगा कि कंधे का जॉइंट जो है वो डिसलोकेट हो गया। ग्लाइडिंग जॉइंट कहां पर पाए जाएंगे, तो ग्लाइडिंग जॉइंट कॉर्पल्स और टॉर्सल्स की हड्डियों में पाए जाएंगे। पिवट जॉइंट गर्दन पे पाए जाते हैं, C1 और C2 के बीच में पाया जाता है, इसके बारे में भी हमने देखा था। C1 और C2 के बीच में, सर्वाइकल की जो बोन होती है उनके बीच में पिवट जॉइंट पाए जाते हैं। ये कॉर्पल्स और टॉर्सल्स के बीच में पाए जाएंगे। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो ह्यूमरस हड्डी का ऊपर का हिस्सा बहुत ही आसानी से जो मूव हो सकता है, और हिप में भी यही वाला पाया जाता है। ये देखिए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। मुझे पता है कि आज की सीरीज थोड़ी सी लंबी हो रही है, इमेजेस वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये, और ये पढ़ना ज़रूरी है। ये देखिए शोल्डर में ये जो आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये है बॉल, बॉल जैसा। ऊपर का ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ये है सॉकेट जैसा। तो हमने देखा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ पर पाया जाएगा, हाथ की ह्यूमरस हड्डी और ऊपर वाले हिस्से में, यहाँ पर पाया जाएगा। क्लाविकल और स्कैपुला के बीच में ये जो हड्डी पाई जा रही, ये हड्डी क्लाविकल, ये स्कैपुला, ये बीच का हिस्से में यहाँ पर पाया जाएगा सॉकेट, और ये है आपकी बॉल जैसा स्ट्रक्चर ह्यूमरस हड्डी में पाया जाएगा। ऐसा ही स्ट्रक्चर कहाँ पर पाया जाता है, पैर में भी पाया जाता है, पैरों के पास में भी पाया जाएगा। ये देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है, ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है यहाँ पर भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, आसानी से मूव होने के लिए। प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न का सही आंसर जो है, केवल एक ही दिशा में गति करते हैं तो वो होते हैं हिंज जॉइंट, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। और बाकी ऑप्शन के बारे में भी हमने थोड़ी थोड़ी चर्चा कर ली है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। घुटने के जोड़ का एक उदाहरण है, तो घुटने के जोड़ का कौन सा उदाहरण है, ये फिर से देखिए वैसा ही क्वेश्चन आ गया है। घुटने के जोड़, घुटने का जोड़ मतलब वो पटेला वाला हिस्सा, और क्या उनका कहलाएगा, हिंज जॉइंट इसका एग्जाम्पल कहलाएगा। चर्चा कर चुके हैं हम, कब्जा जोड़ जिसे हम कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अरे चलिए, प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ पर समाप्त हो चुकी है, और हमने कुछ प्रश्नों की मदद से पूरे के पूरे कंकाल तंत्र को समझने की कोशिश की है। हमारा मैक्सिमम प्रयास ये रहा है कि हर एक हड्डी के बारे में, हर एक बोन के बारे में आपको मैक्सिमम जानकारियां दी जा सके, उनकी इमेज दिखाई जा सके, ताकि आपके लिए ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा सरल हो जाए। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को देख लेते हैं, समझने में भी आसानी होती है, याद रखने में भी आसानी होती है। उम्मीद करते हैं कि आज की यह जो सीरीज़ है स्केलेटन सिस्टम की, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार होगी। और इसी तरह के प्रश्नों को हमारे साथ हल करने के लिए जुड़े रहें हमारे संभवी आईएएस के ऑनलाइन चैनल से, और हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बहुत ज़्यादा इसको शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।